हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का। चलो भाई, हैप्पी बर्थडे कृति। ओके, कृति, कृति एम, गॉड ब्लेस यू। स्लोवन वेब पर्सन। कुकीज वुकीज डिलीट करके देखो यार, क्या पता। गुड मॉर्निंग बच्चा, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। चलो, करते हैं आज के सेशन की शुरुआत। रेडी हो? नींद में हो? मैंने पूछा रेडी हो, नींद में हो? तुम कह रहे हो जी यस सर। न्यू हूँ सर यहाँ से नहीं बच्चा, आपको फर्स्ट क्लास से देखना पड़ेगा ना। फर्स्ट क्लास से देखोगे तभी आएगा समझ। हाँ सर, आज तो संडे था, मेरा भी संडे था एक्चुअली। पिछले सैटरडे और मंडे को क्लास हुई नहीं ना आपकी। पिछले सैटरडे और मंडे को क्लास हुई नहीं, तो इसलिए आज फिर रख दी मैंने, वो रीशेड्यूल करें। अब कल का भी एक है क्लास का इश्यू। कल भी आपकी क्लास जो है ना, कल शाम को 6 बजे आपकी क्लास है। कल सुबह 6 बजे नहीं है। रीजन उसका आपको बताया भी था कि मैंने बाहर जाना था, लेकिन वो कैंसिल हो चुका है जाना। मैं फिर कल दोपहर तक आता, तो मैंने सोचा कल शाम को क्लास ले लूंगा। अब जाना तो है नहीं, तो फिर अब क्या कर सकते हैं। हम कल सुबह, कल शाम को 6 बजे करेंगे। कल सुबह आपकी 6 बजे कोई क्लास नहीं है। ठीक है, चलो सेशन की शुरुआत करते हैं। कल हमने एनपीए के बारे में पढ़ा था, नॉन परफॉर्मिंग एसेट, एंड आई होप कि आपको यहाँ पर काफी कुछ चीजें कल पता लगी होंगी, कई नई चीजें पता लगी होंगी, और आपने अब तक उन चीजों को रिवाइज करके समझ भी लिया होगा। ठीक है, और अब हम कुछ और आगे चलते हैं। एनपीए के ऊपर ही एक और कंसेप्ट पे बात करते हैं, और वो कंसेप्ट है आपका कि आखिरकार ये जो सब स्टैंडर्ड डाउटफुल लॉस असेट्स की कैटेगरी की क्यों गई। इसको समझने से पहले एक चीज और आपको बता दूं कि कोई भी कहीं पर भी आपके पास पैसा होता है, किसी भी फॉर्म में आपके पास पैसा है, तो आपने उस पैसे में से थोड़ा 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 सा कोई फंड अलग से आपने यहाँ पर क्या किया होगा, अलग से आपने उसको सेव करके इमरजेंसी के रूप में कहीं ना कहीं रखा होता है। रखा होता है किस लिए रखा होता है? कि फ्यूचर में अगर कोई ऐसी इमरजेंसी की सिचुएशन आ जाए, या फ्यूचर में ऐसे कोई गड़बड़ हो जाए, मुझे जहां पर पैसों की नीड है, अनफोर्सिंग कंडीशन को ध्यान में रखते हुए, तो मुझे यहाँ पर वो पैसा मेरे काम आएगा। ठीक है, तो सेम वैसा ही होता है कि जैसे ही लोन एनपी होता है, हम उसका एक एजम्पशन कर सकते हैं ये, और वो एजम्पशन होता है कि कल को ये लोन हमारा वापस नहीं आएगा। कल को ये पैसा हमें वापस नहीं आएगा। वैसे तो लाने के तरीके हैं, एनपीए को रिकवरी बोलते हैं उसको, और बहुत सारे तरीके, बहुत सारे सलीके
जो है वो हम नेक्स्ट क्लास में भी सीखेंगे। आज की क्लास में भी कुछ कराऊंगा, कुछ नेक्स्ट क्लास में होगा, तो उनके बारे में मैं बताऊंगा। लेकिन इन चीजों को एक अज्यूम कर लिया जाता है कि ये पैसा वापस नहीं आएगा। तो उसके अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, उसके अकॉर्डिंग इन तीनों कैटेगरीज के अकॉर्डिंग उनके लिए हम पैसा अलग से रख देते हैं। मान लीजिए कोई लोन है आपका 10 लाख रुपए का, वो एनपीए हो जाता है, तो मैं क्या करूंगा, मैं एक एज्यूम कर लूंगा कि 10 लाख रुपए मेरा वापस नहीं आएगा। तो मैं इक्वलेंट टू 10 लाख रुपए एक अलग जगह पे रख लूंगा। फ्यूचर में आगे चलते चलते अगर उसका पैसा वापस आ जाता है, 2 साल 3 साल 4 साल जब भी आ जाता है, तो क्या करूंगा, तो मैं यहाँ पर 10 लाख रुपए जो मैंने अलग से साइड में रखा है, उसको मैं वापस जहां से मैंने उठाया था वहीं पर वापस डाल दूंगा। और अगर कल को फ्यूचर में वो पैसा वापस नहीं आता और फाइनली मुझे पता लग गया, समझ लग गई कि अब इसमें कुछ भी नहीं आ सकता, कोई चांस नहीं है पैसा वापस आने का, अब मैं उसको लॉस से डिक्लेयर कर चुका हूं, तब क्या किया जाएगा, वो जो 10 लाख रुपए जो साइड में रखा था, उस 10 लाख रुपए को उठाकर लोन का जो एनपीए खाता है उसके अंदर डाल दिया जाएगा। तो जब एनपीए खाते में 10 लाख रुपए आउटस्टैंडिंग था, बकाया था, उसमें 10 लाख रुपए आ जाता है, 10 लाख रुपए मैं डाल देता हूँ, डिपॉजिट कर देता हूँ, चाहे बैंक ने खुद से डाला, तो ऑब्वियस वो अकाउंट जीरो हो जाएगा और अकाउंट क्लोज कर दिया जाएगा। ये फैक्ट ऐसे होता है। अब आप कहोगे कि सर ऐसे तो कस्टमर ने पैसा दिया ही नहीं, तो बैंक अपनी जेब से पैसा देता रहेगा। बिल्कुल देता है बैंक, लेकिन ये चीज जो अभी मैंने बताई है ये होती है एक्सट्रीम कंडीशन में। लास्ट जब मतलब हो गया, बस अब कुछ नहीं हमारे पास, उस कंडीशन में जाकर ये चीज होती है। ऐसा नहीं है कि रूटीन ऑपरेशन का पार्ट नहीं है कि एनपीए हो गया, मैंने पैसा लिया और पैसा डाल के खाता बंद कर दिया, एनपीए हुआ, लिया पैसा, पैसा डाल के खाता बंद कर दिया, नहीं, ऐसा नहीं है। पूरा प्रयास किया जाएगा एनपीए को रिकवर करने का, सारे साम दाम दंड में जो भी हमारे पास ऑफिशियली हम सारे के सारे अपनाएंगे। उसके बाद भी काफी सालों के बाद भी अगर मुझे लगता है कि अब नहीं हो सकता है, तो मैं यहाँ पर उस पैसे का इस्तेमाल करूंगा और उस पैसे से लोन खाते को मैं क्लोज कर दूंगा, ताकि मेरा एनपीए जो है वो रिड्यूस हो जाए। अब ये जो मैंने इमरजेंसी फंड जो मैंने रखा है, इस इमरजेंसी फंड को जो अलग से हम रखते हैं, इस फंड को हम कहते हैं प्रोविजन। क्या कहते हैं इस फंड को? इसको कहते हैं प्रोविजन। और जो यहाँ पर आपका प्रोविजन किया जाता है, जो पैसा अलग से रखा जाता है, ये पैसा रखा कहां से जाता है, किस जगह से रखा जाता है, पैसा किस जगह से निकाला जाता है, तो ऑब्वियस है ये पैसा निकाला जाएगा आपके बैंक के प्रॉफिट में से। ठीक है, आपके बैंक के प्रॉफिट में से हम कुछ कुछ पैसा निकाल लेंगे। वैसे ही होता है, आपकी इनकम हुई, आपकी सैलरी आई, तो आप उसी में से अपना थोड़ा बहुत पैसा अलग से इमरजेंसी में रखोगे ना। तो वही चीज है, बैंक की इनकम क्या है? प्रॉफिट। बैंक को जो प्रॉफिट हुआ है उसमें से ही मैं पैसा निकाल कर अलग से रख दूंगा, और उसको मैं प्रोविजन नाम दिया गया। अब ये जो प्रोविजन है, ये प्रोविजन ऐसा नहीं है कि जितने का आपका लोन हुआ है उतने का ही प्रोविजन आपको करना है, नहीं। ये डिपेंड करता है कि कौन सी कैटेगरी में आपका एनपीए खाता है, क्या वो सब स्टैंडर्ड में है, क्या वो डाउटफुल में है, क्या वो लॉसेस में है, उसके अकॉर्डिंग ही हम उसकी प्रोविजनिंग करते हैं। तो यहाँ पर इन तीनों की बाइफर्केशन का असली मतलब सामने आता है कि ये तीन बाइफर्केशन की क्यों गई है। ये तीन बाइफर्केशन जो की गई है, उसमें अगर आपका अकाउंट जो है, सबसे ऊपर चलो, सब स्टैंडर्ड असेट में जाता है, सबसे पहले अकाउंट एनपीए होने के बाद सब स्टैंडर्ड असेट में जाता है, तो आपको केवल और केवल उस वक्त 10% ही आपको प्रोविजनिंग की अमाउंट करनी है। केवल 10% ही आपको प्रोविजनिंग की अमाउंट उसमें यहां पर शामिल करनी है। 10% का प्रोविजन अलाउ किया गया है सब स्टैंडर्ड, यानी कि 1 साल तक, यानी कि एनपीए होने के 1 साल तक वो सब स्टैंडर्ड में रहेगा, तो वहां पर हमें 10% ही पैसा प्रोविजन करना है। ठीक है। दूसरा, अगर इसमें यहां पर अनसिक्योर्ड एक्सपोजर है, अनसिक्योर्ड एक्सपोजर कौन सा होता है? जिस जिस लोन अकाउंट के अगेंस्ट आपने कोई प्रॉपर्टी या कोई भी आपने सामान गिरवी नहीं रखा हुआ है, उस चीज को हम अनसिक्योर्ड कहते हैं। जिसके लिए हमने अपना सामान कोई गिरवी लिया हुआ है, बैंक ने कोई भी प्रॉपर्टी ले रखी है, चाहे प्राइमरी कोलेटरल के फॉर्म में, तो वो यहाँ पर सिक्योर्ड एक्सपोजर होता है, नहीं ले रखी तो वो अनसिक्योर्ड एक्सपोजर होता है। तो अगर वो अकाउंट अनसिक्योर्ड है, अगर कोई भी प्रॉपर्टी, कोई भी सामान गिरवी नहीं रखा हुआ है, और वो अगर सब स्टैंडर्ड की कैटेगरी में जाता है, तो वहां पर जो प्रोविजन है वो 25% का हो जाएगा 10% की वजह। वो
25% का हो जाएगा। ये हुआ प्रोविजनिंग नॉर्म्स सब स्टैंडर्ड एसेट की कैटेगरी में। जब अकाउंट स्टैंडर्ड होता है यानी अकाउंट सही चल रहा है, जब नॉर्मल अकाउंट चल रहा होता है ना, कोई एनपीएम एनपीएन है, तो उस टाइम पे उस अकाउंट को स्टैंडर्ड एसेट बोलते हैं या फिर रेगुलर अकाउंट बोलते हैं। अगर कहीं पर भी शब्द रेगुलर दिखे या कहीं भी शब्द स्टैंडर्ड दिखे तो दोनों का मतलब सेम ही है कि जो हमारे नॉर्मल लोन अकाउंट चल रहे हैं उनको स्टैंडर्ड या फिर रेगुलर अकाउंट कहते हैं। अगर आपका कोई भी स्टैंडर्ड असेट्स है तो उसमें भी बैंक ने प्रावधान, आरबीआई ने कह रखा है कि आप उसमें भी प्रोविजन करोगे, लेकिन उसमें प्रोविजन बहुत ही नाम मात्र सा है। और वो प्रोविजन है अगर आप एग्रीकल्चर एक्टिविटी के लिए, हाउसिंग लोन के लिए, एमएसएमई के लिए लोन दे रहे हैं तो उस लोन को यहाँ पर आपका 0.25% उस पर यहाँ पर आपको प्रोविजन करना पड़ता है। कमर्शियल रियल एस्टेट के लिए लोन दे रहे हैं तो उसके लिए 1%, कमर्शियल रियल एस्टेट रेजिडेंशियल हाउसिंग के लिए लोन दे रहे हैं तो 0.75। कमर्शियल रियल एस्टेट क्या होता है? कमर्शियल रियल एस्टेट वो कैटेगरी होती है जिसमें यहाँ पर लोन दिया जाता है किसको? ये मॉल्स बनाने के लिए, है ना, कोई बड़ी बिजनेस कॉम्प्लेक्सेस बनाने के लिए, बड़े बड़े जो जहां पर शॉप्स होती हैं छोटी छोटी वगैरह वगैरह, इस तरह के प्रोजेक्ट को आप कमर्शियल यूज के लिए करते हो। और बड़ी बिल्डिंग्स होती है रियल एस्टेट, रियल एस्टेट तो आप समझते होंगे, जो आपका यहाँ पर प्रॉपर्टी वगैरह आप सेल परचेज होती है, वो रियल एस्टेट का काम होता है। और कमर्शियल यानी कमर्शियल पर्पज से जो प्रॉपर्टी सेल परचेज हुई है, दैट इज ए कमर्शियल रियल एस्टेट। तो 1% का यहाँ पर उस पे आपका रहेगा प्रोविजन। और कमर्शियल रियल एस्टेट रेजिडेंशियल हाउसिंग सेक्टर, ये वो होता है रेजिडेंशियल हाउसिंग सेक्टर लाइक दी आपने जो रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स, फ्लैट्स सेल किए जाते हैं बिल्डर्स के द्वारा, तो वो रेजिडेंशियल हाउसिंग सेक्टर हो गया। उसमें 0.75% यहाँ पर आपका लोन का एक प्रोविजन के रूप में रखेंगे। ये जस्ट एक सेफर साइड के लिए, नथिंग एल्स, और बड़ा नाम मात्र ये प्रोविजनिंग की जाती है। इसका इतना बड़ा इफेक्ट यहाँ पर बैंक के प्रॉफिट पर पड़ता भी नहीं है। ये 3 कैटेगरीज में आपको यहाँ पर स्टैंडर्ड असेट्स में भी यहाँ पर आपको करना है प्रोविजन, उसके अलावा नहीं करना है। अब हम नेक्स्ट कैटेगरी पे चलते हैं। नेक्स्ट कैटेगरी है डाउटफुल। लॉस पे बाद में चलेंगे, डाउटफुल अच्छे से पढ़ो और ध्यान से सुनना, ठीक है। डाउटफुल असेट्स में क्या है? डाउटफुल असेट्स में 100% ऑफ द एक्सटेंट टू विच एडवांस इज नॉट कवर्ड बाय द रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ द सिक्योरिटी टू विच बैंक हैज अ वैलिड रिकोर्स एंड रियलाइजेबल वैल्यू इज एस्टिमेटेड ऑन अ रियलिस्टिक बेसिस। अगर कोई भी बैंक ने लोन दे रखा है और उसके अगेंस्ट किसी भी तरह की प्रॉपर्टी नहीं ले रखी है, यहाँ पर यही लिखा है नॉट कवर्ड बाय द रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ द सिक्योरिटी, यानी कि उसके अगेंस्ट यहाँ पर कोई भी प्रॉपर्टी नहीं ले रखी है, तो उसके अगेंस्ट 100% ही प्रोविजनिंग होगी। पिछले कैटेगरी में आपने अगर अनसिक्योर्ड एक्सपोजर था उस पर कितनी प्रोविजनिंग थी? 25% थी। अब अनसिक्योर्ड एक्सपोजर पे जो प्रोविजनिंग हो चुकी है वो 100% हो चुकी है। तो 1 साल जैसे ही कंप्लीट हुआ और डाउटफुल में आया, तुरंत आपकी प्रोविजनिंग 25 से 100% हो जाएगी। इसके अलावा सेकंड पॉइंट, अगर आपका सिक्योर्ड पोर्शन है, सिक्योर्ड पोर्शन है, अगर आपने लोन जो है उसके अगेंस्ट कुछ ना कुछ गिरवी रखा हुआ है, तो यहाँ पर वो जो प्रोविजनिंग है वो 25% से लेकर 100% के बीच में वेरी करेगा। रेंज आएगी 25 से 100% के बीच में। सो 25 से 100% के बीच में रेंज में क्या आएगा? अगर आपका डाउटफुल असेट में कोई भी लोन जो है 1 साल तक रहता है, डाउटफुल में 1 साल तक रहता है, तो 1 साल तक उसमें 25% लगेगा। 1 to 3 ईयर्स में अगर वो रहता है तो 40% लगेगा। और अगर उसको 3 साल बीत जाते हैं उसको यहाँ पर डाउटफुल असेट में आए हुए, तो फिर 100% प्रोविजनिंग हो जाएगी। तो आप ये देखो कि 100% प्रोविजनिंग कब आती है? 100% प्रोविजनिंग आएगी 4 साल बाद। एक अकाउंट के एनपीए होने के 4 साल बाद उसकी 100% प्रोविजनिंग आती है। तब तक तो उसकी प्रोविजनिंग 10%, 25%, 40% और फिर आगे जाके 100%। तो जब तक आपका लोन अकाउंट को 4 साल नहीं होते एनपीए हुए, तब तक उसमें प्रोविजनिंग कम ही रहती है, 25, 40, 10% ही रहती है। आई होप कि ये पॉइंट समझ में आ गया होगा। और अगर लॉस सेट हो जाती है तो फिर यानी कि इसके बाद अगर डाउटफुल वगैरह हो गई, उसके बाद लॉस सेट डिक्लेयर होगी, तो फिर 100% ही उस पर कंटिन्यू रहता है आपकी प्रोविजनिंग की अमाउंट। लॉस असेट्स जब होती है तब हमें समझ आ जाता है कि अब इसमें से पैसा आने का चांसेस नहीं है। अब यहाँ पर फाइनली एक वक्त आ चुका है जब इस लोन अकाउंट को बंद किया जाए। हमारे पास पैसा नहीं आएगा, पैसा बिल्कुल कोई चांस मुझे लग नहीं रहा है। तो इसलिए हम लॉस असेट जब होती है तो उसके बाद एक प्लान बनाना शुरू कर देते हैं किस तरह से इस अकाउंट को यहाँ पर जीरो किया जा सकता है, क्लोज किया जा सकता है।
और क्लोज कहां से करेंगे, मान लीजिए उसमें 10 लाख रुपए बकाया है तो मैंने 100% प्रोविजनिंग कर ही रखी है उसके अगेंस्ट, तो मैं 10 लाख उठा के उसके खाते में डाल दूंगा, खाता कर दूंगा क्लोज, खाता हो जाएगा जीरो, और मेरे लिए कोई भी उस टाइम पे लॉस असेट्स नहीं रहेगी, अगर वो एक ही अकाउंट का लॉस असेट्स का। ठीक है, तो ये यहां पर कंसेप्ट होता है एनपीए और उसकी प्रोविजनिंग, और प्रोविजनिंग कहां से की जाती है, प्रोविजनिंग उसके प्रॉफिट से की जाती है, प्रोविजनिंग उसके प्रॉफिट से की जाती है और इस तरह से की जाती है। और ये एक जो प्रोविजनिंग नॉर्म्स है, ये एक बहुत ही बड़ा इम्पैक्ट डालता है हमारी पूरे देश की इकोनॉमी पे, कह सकते हो। कैसे इम्पैक्ट डालता है, नॉर्मली आप मेरी बात सुनो यहां पर, कि जब भी कोई भी लोन अकाउंट दिया जाता है उसके बाद उसके अगेंस्ट प्रोविजनिंग शुरू होती है, अगर वह एनपीए होता है। प्रोविजनिंग कहां से होती है, प्रोविजनिंग होती है प्रॉफिट से। प्रोविजनिंग कहां से हुई, प्रोविजनिंग हुई प्रॉफिट से। अब प्रोविजनिंग जो प्रॉफिट से हुई है तो इसका मतलब प्रॉफिट डिक्लाइन होगा, प्रॉफिट रिड्यूस होगा। पहले मान लीजिए किसी का 50 लाख का प्रॉफिट था, उसमें 10 लाख की प्रोविजनिंग कर दी तो प्रॉफिट 50 लाख के 40 लाख रह गया, है ना। अब अगर बैलेंस शीट के कंसेप्ट की मैं बात करूं, बैलेंस शीट का कंसेप्ट थोड़ा सा याद करो, असेट लायबिलिटी वाला, कि लायबिलिटी साइड आपका प्रॉफिट आता है, ऐड होता है कैपिटल में। प्रॉफिट क्या होता है, प्रॉफिट कैपिटल में ऐड होता है ना, ठीक है, और लायबिलिटी साइड आता है। कंसेप्ट याद होगा, सेकंड क्लास में अच्छे समझाया था मैंने, तभी कहा था कि ये कंसेप्ट अच्छे से समझ लो, क्योंकि बार बार चीजें क्लास में रिपीट होती हैं। और आज देख भी लो आप, पिछले कितने दिन से इतनी हमने क्लासेस कर ली हैं, हर एक क्लास में वो चैप्टर 2 का नाम मैं लेता ही लेता हूँ, हर एक क्लास में चैप्टर 2 का नाम लेता हूँ कि चैप्टर 2 कर लो, चैप्टर 2 ये था, चैप्टर 2 में ये था, वो था, है ना। तो इसलिए मैं वो चैप्टर 2 पहले करा देता हूँ। तो यहां पर आपका चैप्टर 2 में हमने सेट लायबिलिटी कंसेप्ट सीखा था, उसमें हमने ये भी सीखा था कि जो प्रॉफिट होता है वो किस में ऐड होता है, कैपिटल में ऐड होता है, राइट। अब जब कैपिटल में ऐड हुआ तो ऑब्वियस है प्रॉफिट जो आया तो उससे क्या हुई, कैपिटल बढ़ी, कैपिटल बढ़ने से लायबिलिटी साइड भी तो इंक्रीज हुई, लायबिलिटी साइड की वैल्यू भी तो इंक्रीज हुई है ना। ठीक है, अब जब लायबिलिटी साइड की वैल्यू इंक्रीज हुई तो उसका सेम इम्पैक्ट असेट साइड में भी तो डलना चाहिए। और मान लीजिए मेरा प्रॉफिट 50 लाख से इंक्रीज हुआ है, तो ऑब्वियस है मुझे 50 लाख को कहीं ना कहीं तो सेट में डालना पड़ेगा, और सेट में कैसे करूंगा, या तो 50 लाख की मैं कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट कर दे बैंक, या फिर 50 लाख रुपए का इक्विवेलेंट बैंक एक्स्ट्रा लोन दे दे। ये भी तो कर सकता है, लोन भी दे सकता है, इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकता तो फिक्स प्रॉपर्टी भी खरीद सकता है, कुछ भी बैंक की इच्छा है। लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम बैंक क्या करता है, मैक्सिमम टाइम बैंक उसी को इन्वेस्ट करके उसी को लोन के फॉर्म में पैसा दे देता है, या फिर उसे कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट कर देता है। अब एक चीज सोचो कि पहले प्रॉफिट 50 लाख था तो मैं 50 लाख के लोन एक्स्ट्रा दे सकता था। अब प्रॉफिट मेरा 10 लाख से कम हो गया क्योंकि मैंने प्रोविजनिंग कर दी, तो अब प्रॉफिट मेरा 40 लाख रह गया और मैं लोन कितने दूंगा, 40 लाख के दूंगा। अब थोड़ा सा इसको मैक्रो लेवल पे, बड़े लेवल पे देखो, ना जाने कितने लोन, ना जाने कितने एनपीए, कितने हजारों करोड़ों का एनपीए, और उसमें ना जाने कितने हजार 100 करोड़ों की यहाँ पर आपकी क्या होगी, प्रोविजनिंग होगी। जब इतने बड़े अमाउंट की प्रोविजनिंग होगी उतना ही मेरा यहाँ पर प्रॉफिट रिड्यूस होगा। जितना प्रॉफिट रिड्यूस, इतना करोड़ों में प्रॉफिट रिड्यूस होगा तो उतने करोड़ों में मैं लोन भी कम बांटूंगा। तो बैंक के पास यहाँ पर जब भी कोई अकाउंट एक एनपी होता है या बहुत सारे अकाउंट एनपी होते हैं, तो बैंक के वहां पर हाथ बंद जाते हैं नए लोन देने में। अगर ये नए लोन देने में हाथ बंद जाना ये नहीं है कि बैंक को रिस्क लग रहा है, बैंक ने बहुत सारे लोन दिए, वो एनपीए हो गए तो बैंक को अब रिस्क लग रहा है कि भाई मैं नया लोन नहीं दूंगा, नहीं। बैंक के हाथ इसलिए बंद गए क्योंकि बैंक का प्रॉफिट इतना डिक्लाइन हो चुका है कि बैंक के पास इतना ज्यादा फंड ही नहीं है कि नए लोन दे सके। और अगर वो नए लोन नहीं देगा कोई बैंक तो क्या होगा, अल्टीमेटली जो कस्टमर है, जो लोन लेने में इच्छा थी, जिसने बिजनेस स्टार्ट करना था, जिसने कोई फैक्ट्री लगानी थी, जिसने कुछ ना कुछ काम करना था, लोन लेके क्या करते हैं, रिटेल लोन छोड़ो, कार लोन, व्हीकल लोन, हाउसिंग लोन वो छोड़ो, बिजनेस लोन पे आते हैं। तो बिजनेस लोन किस लिए, अगले ने अपने बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, अगर कोई एक बैंक है जो एक ही बैंक है और वो कहे कि मैं लोन नहीं दे सकता, तो वो सारा बिजनेस कहां से करेगा, उसके पैसा ही नहीं है। तो बिजनेस नहीं करेगा तो फिर आगे प्रॉफिट, उसको वो प्रॉफिट कैसे कमाएगा, वो 10 लोगों को रोजगार कैसे देगा, रोजगार नहीं देगा तो हमारी इकोनॉमी में उस तरह की ग्रोथ नहीं देखने को मिल सकती है जितनी पिछले दिनों में दिख रही थी। ये जस्ट एन एग्जांपल है, अभी कोई ऐसी सिचुएशन है नहीं। ये सिचुएशन आज से 4-5 साल पहले कोविड से पहले हुई थी, जब बैंक्स के सभी के सभी बैंक्स के यहाँ पर इतने ज्यादा एनपीए हो चुके थे, इतना ज्यादा एनपीए हो चुका था कि हमने इतनी ज्यादा प्रोविजनिंग करनी पड़ी कि वो प्रोविजनिंग हमारे प्रॉफिट से भी ज्यादा हो गई।
प्रोविजनिंग जो है वो हमारे प्रॉफिट से भी कहीं ज्यादा होगी। अब जब प्रोविजनिंग जो है प्रॉफिट से ज्यादा होगी तो इसका मतलब क्या होगा कि हमें लॉस लग गया, और लॉस का पैसा कहां से आएगा? लॉस का पैसा कैपिटल में जुटाएंगे, कैपिटल आपकी रिड्यूस करनी पड़ेगी, तब जाके आपको लॉस का पैसा रिकवर होगा। तो आपकी कैपिटल को रिड्यूस किया जाएगा, आपकी पूंजी को रिड्यूस किया जाएगा। तो जब कैपिटल रिड्यूस होगी तो ऑब्वियस उसका इंपैक्ट असेट साइड पे पड़ेगा, आपको लोन कम करने पड़ेंगे, इन्वेस्टमेंट कम करनी पड़ेगी, आपको कोई ना कोई फिक्स असेट बेचनी पड़ेगी, व्हाटसोएवर यू हैव टू डू असेट लायबिलिटी को मैच करने के लिए। तो ये आपका यहाँ पर फंडा है जिसकी बेस पर आपकी एक लोन अकाउंट जो है एनपीए होने के बाद उसकी प्रोविजनिंग जब की जाती है और उसके बाद उसका इंपैक्ट किस तरह से हमारे देश की इकोनॉमी पे पड़ रहा है, ये एक सर्कल जो है ये घूमता रहता है। ये सर्कल जो है घूमता रहेगा, और इस सर्कल में यहाँ पर बस वही है कि केवल केवल एक ही चीज है कि कम से कम एनपीए हो, कम से कम हम लोन अकाउंट को रिकवर कर सकें, ज्यादा से ज्यादा हम लोन अकाउंट को रिकवर कर सके, जितने भी एनपीए रिकवरी हम कर सके उतनी की जा सके। बस इसका यही सॉल्यूशन है। ठीक है। इसमें एक और चीज बतानी थी मुझे। हम्म, क्या बताना था? हाँ, आपको याद होगा एक देना बैंक नाम से था जो बैंक ऑफ बड़ौदा में लेटर ऑन मर्ज हो गया। देना बैंक के साथ सेम ही सिचुएशन हुई थी। देना बैंक की हालत ऐसी हो गई थी, इतने ज्यादा एनपीए हो गए थे, उसको इतनी ज्यादा प्रोविजनिंग करनी पड़ी कि उसका बिल्कुल लॉस में चला गया, और लॉस में जाने के बाद इतनी ज्यादा उसकी कैपिटल डेटोरेट हो गई थी कि भाई वो कुछ काम ही नहीं कर पा रहा था। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने उन पर रिस्ट्रिक्शंस लगा दी थी नया लोन देने की। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रिस्ट्रिक्टेड दैट बैंक टू गिव न्यू लोन्स, और वो तकरीबन मुझे याद नहीं कितने महीने तक वो नया लोन ही नहीं दे पाए थे। अब आप सोचो कोई बैंक जो है जिसका मेन काम ही लोन देना, डिपॉजिट लेना और लोन लेना, और जिससे डिफरेंस आएगा उसका प्रॉफिट कमाता है, अब उसका एक काम ही बंद कर दिया, लोन दे ही नहीं सकते, तो डिपॉजिट एक्सेप्ट कर करके उनको इंटरेस्ट कैसे देता है ना? तो यही चीज है आपकी कि ये एक बैंक आप कह रहे हो ले डूबेगा बैंक, और बैंक ऑलरेडी डूब चुका है इस वजह से, और लेटर ऑन इसी वजह से यहाँ पर आपका उसको बैंक ऑफ बड़ौदा में मर्ज करना पड़ा, क्योंकि उसको पूंजी चाहिए थी, कैपिटल चाहिए थी अपने आप को सर्वाइव करने के लिए। ठीक है सर, प्रोविजनिंग क्यों करता है बैंक? मैंने पहले शुरुआत ही शान इससे की थी कि हमें प्रोविजनिंग एज पर अकाउंटिंग या फिर एज पर आरबी गाइडलाइन करनी पड़ती है। उसका रीजन यही है कि हम ये अज्यूम करते हैं फ्रॉम वेरी फर्स्ट डे कि जो लोन अकाउंट यहाँ पर एनपीए हुआ है वो यहाँ पर डूब जाएगा, कल को पैसा नहीं आएगा, तो इसलिए उसकी स्टेज वाइज प्रोविजनिंग की जाती है। फ्रॉम वेरी फर्स्ट डे 100% नहीं की जाती, फ्रॉम वेरी फर्स्ट डे उसकी 10%, 25%, 40%, फिर जाके 100% आता है। तो एक एजम्पशन है, ये हमारा अकाउंटिंग का प्रोसीजर है। अकाउंट्स जो होती है, अगर आपने अकाउंटिंग पढ़ी होगी 11th 12th में, तो उसमें यहाँ पर एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एक कहता है, हमें प्रोविजनिंग के बारे में बताता है कि प्रोविजनिंग आपको करनी पड़ती है आपकी डाउटफुल असेट्स में। तो वही कंसेप्ट यहाँ पर लगता है। ठीक है, ये एक यूनिवर्सल कंसेप्ट है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का कंसेप्ट है, वो फॉलो करना पड़ेगा, और उसी बार भी फॉलो करता भी है। बस ये है कि वहां पर कुछ ऐसा डिफाइन नहीं है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में कि कितने प्रतिशत है। यहाँ पर ये जो प्रतिशत डिफाइन है ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने की है। हाँ जी, एग्रीकल्चर लोन में भी यही है। सारे लोन्स में यही फॉलो होता है, यही सब चीजें फॉलो होती हैं, जितने भी लोन्स हैं उनमें भी। अभी तो एनपीए चल रहा है, अभी कुछ रिकवर प्रोविजनिंग नॉर्म्स का कुछ भी उसमें क्लोज नहीं है, वो तो प्रोविजन कर दिया गया है, अब रिकवरी अलग तरीके से चल रही है उस केस में। सर बैंक लोन देते टाइम कुछ ना कुछ गिरवी रखता है, डाउटफुल कैसे? हाँ तो रखता है गिरवी, तो क्या दिक्कत है? रखता है गिरवी, रखता है, बैंक रखेगा गिरवी, तो वो तो अलग फंड है ना, तो उसमें है, उससे प्रोविजनिंग कम हो जाएगी। अगर गिरवी रखोगे तो 25 साल 100% के अकॉर्डिंग होगी। फिर इसमें सिक्योरिटी का अगर बैंक सिक्योरिटी लेता है तो बैंक है। अभी बच्चा हम प्रोविजनिंग में बढ़ रहे हैं, अभी मैंने रिकवरी मेथड्स बताए नहीं है, शुरू ही नहीं किया मैंने रिकवरी मेथड्स बताए, है ना? तो अभी रिकवरी मेथड्स पे रुक जाओ।
रिकवरी मेथड्स मैं बताऊंगा तब समझ में आएंगी वो चीज। ये बाद ये क्लोज अकाउंट होने के बाद अगर कस्टमर किसी भी रीजन से फिर लोन अमाउंट भरने को रेडी हो तो फिर उसका सिविल परफेक्ट सही होगा या नहीं। जब भी कोई भी लॉस सेट हो जाती है, ठीक है, उसके बाद बैंक क्या करता है, मैंने जो अभी बात बताई यहां पर कि जो पैसा प्रोविजनिंग का है उस पैसे को उठाकर हम लोन अकाउंट में डाल देंगे और लोन अकाउंट उसका क्लोज कर देंगे। इस शब्द को, ये जो मैंने अभी प्रोसीजर बताया, मैकेनिज्म बताया, इसको यहाँ पर टेक्निकल भाषा में हम राइट ऑफ बोलते हैं, लिखा भी हुआ है, एंटायर असेट शुड बी रिटर्न ऑफ। इसको हम राइट ऑफ बोलते हैं, राइट ऑफ करना, ठीक है। अब जब भी कोई भी अकाउंट राइट ऑफ होता है ना, राइट ऑफ होता है, तो उसके बाद जो उसकी क्रेडिट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट होती है ना, उसके अंदर अकाउंट तो क्लोज दिखता है कि अकाउंट क्लोज हो गया, लेकिन वहां पर एक शब्द और दिखा होता है कि राइट ऑफ हुआ, यानी कि हम समझ जाते हैं कि इसका अकाउंट यहाँ पर लॉस में गया था और उसके बाद बैंक ने इससे पैसा नहीं ले पाया, ये बंदा पैसा नहीं दे पाया, व्हाट्सएवर इज द रीजन। और उसके अंदर राइट ऑफ का मतलब यह है कि इसने इसका जो अकाउंट है वो बंद किया गया बैंक के द्वारा, खुद से, इसने खुद से पैसा नहीं दिया, ठीक है। तो जब यहाँ पर राइट ऑफ शब्द लिखा आ जाता है तो एज पर द बैंक पॉलिसी, एज पर दी, मैं ये नहीं कहूंगा आरबीआई गाइडलाइन है, बट हाँ, मोस्ट ऑफ द बैंक्स या जिन जिन बैंक्स की पॉलिसी के बारे में जानता हूं, सभी बैंक्स की एक ही पॉलिसी, और वो ये है कि किसी भी पर्सन का अगर अकाउंट राइट ऑफ होता है, पिछला अकाउंट कभी हिस्ट्री में उसका अकाउंट राइट ऑफ हुआ है और वो उसकी क्रेडिट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट में दिखा रहा है, या फिर हमें किसी तरह से पता चल चुका है कि इसका अकाउंट राइट ऑफ हुआ है, तो हम उसको नया लोन देते ही नहीं है, ठीक है। उसको नया लोन मिलता ही नहीं है। मोस्ट ऑफ द बैंक्स की ये पॉलिसी है, अगर उनको राइट ऑफ दिख गया, दे आर नॉट गोइंग टू गिव द लोन टू दैट पर्सन। और ये चीज साफ साफ कस्टमर को जब हम रिकवरी करते हैं एनपी की, तब बताई भी जाती है कि भाई साहब, लोन अकाउंट यहां पर पैसा भर दो, ढंग से भर दो, नहीं भरोगे तो कल को आपको ही दिक्कत आएगी, आपको लोन नहीं मिलेगा। और ये खासकर एजुकेशन लोन में बड़ा होता है, कि एजुकेशन लोन में क्या होता है कि पहले तो यहाँ पर एजुकेशन कर ली जाती है कंप्लीट आपकी, है ना, 3-4 साल लगा के आपकी फीस वीस आ गई, मम्मी पापा ने सपोर्ट किया। फिर क्या होता है, कुछ लोग, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि जो बिल्कुल सेपरेट रहना पसंद करते हैं। अब या तो वो फॉरेन चले गए या फिर कहीं दूर किसी शहर में नौकरी लग गए। अब उनको क्या होता है, अब उनको है कि मैं तो दूर शहर में नौकरी लग गया, बैंक वाले मेरा क्या बिगाड़ लेंगे, मैं काय को इसका पैसा दूं, मैं काय को इसके लोन के पैसे दूं, है ना। उधर पीछे जो बैंक वाले हैं वो माता पिता को तंग करने लग जाते हैं, माता पिता को कहते हैं पैसा दो, माता पिता बेचारे बुजुर्ग अब कहाँ से पैसा लाएंगे, अब उनका खाता वो कहते हैं चल अब क्या होगा, वो खाता धीरे धीरे एनपी होने लग जाता है। और हम उस कस्टमर से बात भी नहीं करवाते, हम सिर्फ मम्मी पापा से बात करें, मम्मी पापा कहते हैं हमारे पास पैसा ही नहीं है। और ये मैं रियल इंसिडेंस बता रहा हूँ, ये मैंने एक इंसिडेंस नहीं, मैंने जना जाने एजुकेशन लोन के मामले में ऐसे कितने इंसिडेंस सेम स्टोरी से सुन चुका हूँ। माता पिता के पास पैसा नहीं होता, माता पिता कहते हैं हमारे पास तो पैसा है नहीं, अब रिटायरमेंट की उम्र है, बेटा कोई 5-6 हजार 10 हजार रुपये महीने का भेज देता है, उसी से हम गुजारा कर रहे हैं। अब बेटे को फोन करते हैं, आपके बारे में पूछते हैं, बैंक का पैसा लुटाओगे, वो मना कर देता है ना, लौटाने से। अब क्या किया जा सकता है, हम तो कुछ कर नहीं सकते, हम तो खुद मजबूर है। बैंक वाला भी क्या करे, ऐसी हालत देखकर, पहले ही माता पिता अपने बेटे से परेशान है, तो ऐसी हालत देखकर कैसे हम रिकवरी करें। उसका फिर रिकवरी करने के तरीके जो अभी मैं बताने वाला हूँ, शुरू करने वाला हूँ, एक आधा तरीका आज भी बताऊंगा, बाकी कल करेंगे। वो तरीकों के ऊपर यहाँ पर बैंक काम करता है और कोशिश करता है उस तरह से रिकवरी की जा सके। लेकिन बैंक वाले ये भी कहते हैं कि भाई साहब, लोन चुका दो, आपकी तो उम्र हो गई है, अब आपने यहाँ पर लोन तो देना नहीं है, लेकिन बेटे की अभी उम्र है नहीं, 25-30 साल उम्र है बेटे की, उसको लोन लेना पड़ेगा कहीं ना कहीं फ्यूचर में। और अगर उस लोन अकाउंट में कुछ गड़बड़ हो रही है तो आपकी वो सीआईआर में दिखाई देगा, और कल को वो कहीं भी लोन लेने जाता है तो उसको दिक्कत हो सकती है। तो ये चीज आपको बतानी बहुत ही जरूरी होती है कि कल को फ्यूचर में आपको लोन लेने में दिक्कत हो जाएगी, राइट। तो ये फंडा आपका काम करता है इस तरह से, थोड़ा बहुत रिकवरी का तरीका था, वो एक एग्जांपल था जो मैंने अभी आपको बताया है, ठीक है। तो ये राइट ऑफ का फंडा आपका राइट ऑफ किया जाता है इस अकाउंट को, और बड़ा ही खतरनाक है राइट ऑफ शब्द जो है, मतलब एक ऐसा दाग है आपके
ऊपर राइट ऑफ शब्द का, जो कभी मिट नहीं सकता, समझ लो ऐसा राइट ऑफ ना चाहते हुए भी कभी भी अकाउंट को राइट ऑफ मत कराना, चाहते हुए भी। मेरे पास एक केस आया था एसबीआई पीओ का, जो लास्ट ईयर था, पता नहीं लास्ट ईयर था। स्टूडेंट ने बोला कि सर मैं एजुकेशन लोन ले रखा था, मैं नहीं चुका पा रहा हूँ, पैसा नहीं है मेरे पास, तो अब क्या किया जाए। बैंक वाले, उसने मेरी क्लास कर रखी थी, तो उसने थोड़ा बहुत बैंक वालों समझ लिया डाउटफुल वगैरह से, तो उसके डाउटफुल में यहाँ पर ये जा चुका था, इसमें मोर देन 3 इयर्स वाले में जा चुका था, वो D3 बोलते हैं उसको, तो 100% उस पर हो चुका था। ठीक है, 100% उसका पूरा पूरा यहाँ पर हो चुका था, प्रोविजनिंग पे जा चुका था, उसने सारा पूछ लिया था बैंक से, क्योंकि उसको पता था इन सब चीजों के बारे में, मैंने क्लास में बताया था, तो उसने पूछ लिया बैंक वालों से थोड़ा बहुत डिटेल में, तो उसने मुझे बताया सर 100% पे जा चुका है, अब क्या करें, इतने साल हो गए पैसा चुकाया ही नहीं है। अब बैंक जो एसबीआई में क्या होता है, एसबीआई में आपकी क्रेडिट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट निकालते हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम, और अगर उसमें कुछ गड़बड़ होती है तो बैंक आगे जॉब में नहीं रखता है आपको, अगर डिफॉल्ट होता है तो नहीं रखता। बैंक कहता है कि डिफॉल्ट नहीं होना चाहिए, सिबिल स्कोर जितना मर्जी है लेकिन डिफॉल्ट नहीं होना चाहिए, अगर डिफॉल्ट है, लोन नहीं चुकाया तो उसको पहले चुकाइए ना। तो मैंने यही कहा कि कहता सर एक काम करते हैं ना, बैंक वाले को पैसा नहीं दे रहे, हमें इतने सालों से नहीं दे रहा, बैंक वाले अपने आप राइट ऑफ कर देंगे। मैंने कहा भाई राइट ऑफ कर लिया तो बिल्कुल जो नौकरी मिलने वाली है ना, वो यहाँ छोड़ कहीं नहीं मिलेगी, है ना। तो इसलिए राइट ऑफ से शब्द इस्तेमाल ही मत कर, अभी पैसे कैसे ना कैसे करके उधारी ले ले 1-2 महीने के लिए कहीं से, फिर उसके बाद बैंक में जब नौकरी लग जाएगा, फिर ऑब्वियस है कुछ ना कुछ तरीका, कुछ ना कुछ चीजें समझ में आ जाती हैं, पैसा मिलना शुरू हो जाता है, तो तसल्ली हो जाती है। तो इसलिए नौकरी चाहिए तो खाते को क्लोज ही कराना पड़ेगा। उसने फिर जैसे तैसे करके अकाउंट को क्लोज करवाया था। राइट, ओके। सर बजाज कार्ड या ऑनलाइन एक्सेप्ट करके लोन भी, हाँ जी यही प्रोसीजर है, एनपीए होगा तो एनपीए होगा ही आपका खाता। ठीक है, सिक्योरिटी रखता तो सिक्योरिटी लाउट होगी, सिक्योरिटी इक्विवेलेंट नहीं, लोन के इक्विवेलेंट, सिक्योरिटी का प्रोविजन से कोई लेना नहीं। यहाँ 25% जो है वो लोन का 25% है। मैंने अभी बताया विश्वजीत की, विश्व जो भी तुम्हारा नाम है विश्वा, मैं रिकवरी के अभी तरीके शुरू ही नहीं किया, तो फिर रिकवरी का क्वेश्चन पूछ रहे हो मुझसे। बेटे के अकाउंट से कुछ नहीं कर सकता, किसी और बैंक में बेटे का अकाउंट हो तो हम क्या कर सकते हैं बताओ। हाँ जी बिल्कुल पड़ता है, सेटलमेंट करने पर भी इफेक्ट पड़ता है, और बड़ा गजब वाला इफेक्ट पड़ता है। वहां पर भी सेटलमेंट करने पर भी वहां पर राइट ऑफ की जगह शब्द लिखा आ जाएगा सेटल्ड, और उस केस में कोई भी बैंक लोन नहीं देता आपको फ्यूचर में। सर एनपी होने के बाद कस्टमर का हुआ लोन भरने का, फिर क्या कस्टमर का क्या हुआ। सर अगर न्यू अकाउंट बनवा ले तो उस पर भी नहीं लोन मिलेगा। सीआईआर में सब आ जाता है, आपके सीआईआर आपके आधार कार्ड पैन कार्ड के बेस पर निकलते हैं, जितने मर्जी अकाउंट खुला लो, जहां मर्जी खुला लो, पकड़े तो जाओगे आप। सर एनपीए होने के बाद कस्टमर का लोन भरना, हाँ कर सकते हो। एनपीए होने के बाद अगर आपका मन है लोन भरने का तो आप भर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, कहीं कोई परेशानी नहीं। उल्टा बैंक उसी को तो चाहता है कि एनपीए हो रहा है, तो उसके बाद बैंक आपसे बातचीत करता है। बैंक तो चाहता ही है पैसा भरो, आप पैसा भर दोगे, वो बैंक खाता बंद कर देंगे, कोई दिक्कत ही नहीं उसमें, उसमें क्या दिक्कत है। तो अगर किसी को जेन्युइन प्रॉब्लम है तो उस केस में बैंक क्या करेगा, उसको टाइम दे देगा, हाँ मिल जाता है टाइम। वही तो बार बार तुम ना रिकवरी वाले क्वेश्चन पे आ रहे हो, मैं कह रहा हूँ रिकवरी अभी मुझे समझाने तो दो, शुरू तो करने दो रिकवरी, तुम क्वेश्चन बार बार वही पूछ रहे हो रिकवरी की। राइट ऑफ नहीं होगा, राइट ऑफ की स्पेलिंग पहले तो बच्चा गलत है ना, राइट दूसरा राइट है।
हाँ नहीं होगा, राइट। हाँ जी, एनपीए होने के बाद भरे लोन, एनपीए से बाद, बिल्कुल सर। एक्चुअली मैंने मेरे नाम से बजाज कार्ड से मोबाइल लिया था, भरना नहीं, सो मैंने कैसे चेक करूं मेरे बजाज कार्ड अकाउंट की डिटेल पता कैसे होती है? ये बजाज कार्ड की डिटेल तो मुझे पता नहीं है यार, इनका क्या फंडा रहता है। बाकी बेटर है मोबाइल लिया तो भर दो यार, है ना? क्यों नहीं भर रहे? कोई आई डोंट थिंक कि बहुत बड़ी अमाउंट होगी मोबाइल की जो आपकी नौकरी से प्यारी है ना? कोई लोन कोई 20 25 30 लाख का हो, बंदा सोचे कि हाँ कि मैं भर नहीं पा रहा या व्हाट्सएवर। 20,000 का मोबाइल होगा, 25,000 का मोबाइल हो, 50,000 का मोबाइल, आपकी एक महीने की सैलरी है, भर दो कैसे ना कैसे अरेंज करके। क्यों उसमें पढ़ रहे हो कि भाई ने दिया है कि नहीं दिया? या भाई से पूछ लो कि आप तो भर ही रहा हो, तुम क्यों टेंशन ले रहे हो? कि आप तो भर ही रहा हो भाई, है ना? भर दो, बेटर है। मैं तो यही सजेस्ट करूंगा, बाकी आपकी चॉइस। तो आपकी सिविल खराब हो चुकी है बहुत ज्यादा। ओके, चलो एक और कंसेप्ट सीखते हैं। मैं वो बताना पहले बताता हूं मैं हमेशा, लेकिन वो बताना रह गया। ठीक है, आउटस्टैंडिंग अमाउंट आपको मेल वेल में आती रहती है, मेल में इंफॉर्मेशन आती रहती है। अब वो आप बजाज वालों से या कोई ऑनलाइन कुछ सर्च करके कीजिए, आपको सारी अमाउंट, फाइनल अमाउंट बता देंगे, इतनी अमाउंट भरने से खाता बंद होता है, वो सब बता देंगे आपको। सर कोई बुक बता दीजिए बीएफए की। बच्चा मैं जो पढ़ा रहा हूँ बस वही है, बुक ही है वो बुक ही है। चलो जी, आगे बढ़ते हैं, एक और चीज पे बात करते हैं, और वो बात करते हैं हम थोड़ी सी एनपीए होने से पहले। मैं एक ये चीज ना मैं पहले वैसे ऑलरेडी बता चुका होता, तब तक जो टॉपिक पे पहुंचे उससे पहले, लेकिन कल रह गई, छूट गई बतानी। सर लोन देते हो एड्रेस प्रूफ और आइडेंटिटी प्रूफ चेक नहीं करते सर? बच्चे आपने भी पिछली क्लासेस नहीं देखी, मैं वही कह रहा हूँ। अगर आपकी आज पहली क्लास है या दूसरी क्लास भी है ना, तो आपको ये क्लासेस थोड़ी सी ऊपर ऊपर से जा सकती हैं। आपको मेरी पहली क्लास से देखनी पड़ेगी इस क्लास की रिकॉर्डिंग। ठीक है, अब आप जो क्वेश्चन पूछ रहे हो, इसके क्वेश्चन का जवाब ऑलरेडी हम 3 4 क्लासेस पहले कर चुके हैं। ठीक है, तो इट्स बेटर टू वॉच फ्रॉम द वेरी फर्स्ट क्लास, और बिल्कुल एकदम लाइक सीक्वेंस वाइज चलिए, और आपको ये क्लास बिल्कुल अच्छे समझ में आएगी। ठीक है, नहीं तो डाउट्स बहुत सारे रह जाएंगे। नहीं, हैवी केस में सिविल नहीं चेक करते। जब भी कोई भी अकाउंट यहाँ पर एनपीए होने से पहले का एक स्टेज आती है, 90 डेज का जो फंड पीरियड है ना, 90 डेज का जो पीरियड है, इसमें एक स्टेज आती है। स्टेज कैसे? मान लीजिए कोई भी अकाउंट जब अभी ओपन हुआ ही है, जस्ट ओपन हुआ है आपका, और उसमें यहाँ पर आपका थोड़े बहुत थोड़े बहुत साइन ऑफ डिस्ट्रेस दिखने लगे। साइन ऑफ डिस्ट्रेस का मतलब कि डाउट होने लगा है कि ये क्या इसकी किस्त चुका पाएगा, इसका ब्याज जो है चुका पाएगा, नहीं चुका पाएगा, पहले महीने का जो ब्याज है। अगर हमें कोई ऐसा लगता है, और अगर हमने कोई उससे ऐसा नॉन फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट मांग लिया है उसके रिन्यूअल के लिए, या कुछ भी केस के लिए, किसी भी चीज के लिए, हम पर जरूरी नहीं अभी लोन ओपन ही हुआ हो कि रिन्यूअल ड्यू हो गया, तो मांगा है लेकिन वो दे नहीं रहा है, अभी पीरियड है 0 to 30 डेज का पीरियड है। तो अगर ऐसी कोई सीन होता है, तो अकाउंट को हम क्या कहते हैं? अकाउंट को हम एसएमए 0 की कैटेगरी में डाल देते हैं। ये कैटेगरी और बता रहा हूं, ये एनपीए होने से पहले की कैटेगरीज बता रहा हूं मैं। एसएमए का मतलब होता है स्पेशल मेंशन्ड अकाउंट्स। स्पेशल मेंशन्ड अकाउंट्स एसएमए का मतलब होता है। ठीक है, अब यहां पर 30 दिन बीत गए, 30 दिन बाद पहली किस्त ड्यू होगी, यानी कि पहली ईएमआई आनी चाहिए थी या फिर इंटरेस्ट आना चाहिए था। अगर वो नहीं आता है तो अगर वो नहीं आता है तो अकाउंट जो है वो 30 से 60 दिन के अंदर अंदर, 30 दिन शुरुआत और लास्ट 60 दिन, तो ये अकाउंट एसएमए
1 की कैटेगरी में चला जाता है। अगर 60 दिन बाद भी, यानी कि 2 महीने की किस्त ड्यू हो चुकी है, 2 महीने का ब्याज ड्यू हो चुका है, फिर भी नहीं आता 60 दिन तक के बाद भी उसका पैसा, तो वो अकाउंट 60 से 90 डेज के बीच में यहां पर आपका पहुंच जाता है SMA 2 की कैटेगरी में। और अगर 90 डेज भी बीत जाते हैं तो फिर वो अकाउंट यहां पर क्या हो जाता है, NPA हो जाता है। ठीक है, तो SMA 0, SMA 1, SMA 2 ये एक फंडा रहता है। अब ये स्पेशल मेंशन अकाउंट जो है 1, 2 या 0 हम करते क्यों है, इसके पीछे कारण है मॉनिटरिंग। अब यहाँ पर बैंक्स को मॉनिटरिंग करनी बहुत ज्यादा जरूरी होती है, क्योंकि बैंक्स नहीं चाहते कोई भी अकाउंट उनका NPA जाए। एज अ बैंकर, एज एन ऑफिसर, आपकी ड्यूटी में आता है कि आपको यहाँ पर इन अकाउंट्स की प्रॉपर मॉनिटरिंग करनी पड़ेगी। देखो, जो NPA हो गया सो हो गया, उसकी आज रिकवरी करो, कल रिकवरी करो, कस्टमर से मिलो, कल मिलो, परसों मिलो, ये इतना ज्यादा आपको इम्पैक्ट नहीं डालेगा। लेकिन कोई एक फ्रेश अकाउंट जो अभी नया अकाउंट बना है, क्योंकि इसकी तो प्रोविजनिंग हो चुकी है, उसमें तो क्या है, लेकिन एक फ्रेश अकाउंट, नया अकाउंट जो अभी तक NPA नहीं हुआ है, और वो अगर NPA हो जाता है तो ऑब्वियस है हमारा बोझ और ज्यादा बढ़ जाएगा। तो इन अकाउंट्स पे बहुत ज्यादा फोकस करना होता है, इसलिए इनको मेंशन्ड अकाउंट, स्पेशल मेंशन्ड अकाउंट, यानी कि इन पे फोकस पूरा करना होता है। जैसे ही हमारे पास SMA 1 में होता है, SMA 2 होता है, हमारे पास बैकएंड से एक लिस्ट आ जाती है, और उस लिस्ट के अकॉर्डिंग हम इन कस्टमर से फॉलो अप करते हैं और उनको समझाते हैं कि आपका अकाउंट हमारा अब आपने 2 महीने से किस्त नहीं दी, 1 महीने से नहीं दी, 3 महीने से नहीं दी, 3 महीने नहीं दोगे NPA हो जाएगा, वगैरह वगैरह। कस्टमर को कॉल करके, कस्टमर से मिलकर हम उनसे रिकवरी करने का प्रयास करते हैं और उनका अकाउंट जो है SMA से नॉर्मल स्टैंडर्ड अकाउंट में लाने का प्रयास करते हैं। ठीक है, नॉर्मल स्टैंडर्ड असेट्स या फिर रेगुलर अकाउंट, उसमें आपने कोशिश की जाती है उसको लाने की। ठीक है, तो ये यहाँ पर आपका एक मॉनिटरिंग का जरिया है। SMA 0, SMA 1, SMA 2 प्रॉपर लिस्ट आती है और हम उनका फॉलो अप करते हैं। एज अ बैंकर, एज एन ऑफिसर, आपकी ड्यूटी में आता है। ठीक है, ओके, ये क्लियर होगी। इसमें किसी भी तरह की प्रोविजनिंग नहीं होती, कोई भी प्रोविजनिंग इसमें नहीं होती। हाँ, इसमें ये है कि कोई भी अकाउंट SMA 2 चला गया मान लीजिए, तो उसमें क्या है, उसमें आपके SMA 2 यानी कि 2 जो EMIs हैं या फिर 2 बार का जो इंटरेस्ट है वो ड्यू है। SMA 2 में जाने का मतलब यही होगा ना, 2 बार की EMI या 2 बार का इंटरेस्ट ड्यू है, टर्म लोन है या फिर CCOD है। ठीक है, अब मान लीजिए वो बंदा, अगर ये बंदा कहता है कि सर मैं 2 EMI तो नहीं एक साथ चुका सकता, मैं एक EMI दे देता हूं, तो ठीक है, एक EMI दे दो, कोई दिक्कत नहीं। एक EMI चुकाने से क्या होगा, वो अकाउंट SMA 2 से SMA 1 में चला जाएगा। एटलीस्ट वो NPA तो नहीं हुआ, एटलीस्ट NPA तो होने से बच गया, है ना। तो वो 3 की बजाय 2 दे देगा, 2 की बजाय पे 1 EMI दे देगा, जो भी उसको देनी है। मान लीजिए 90 दिन बाद उसकी 90वें दिन उसकी 3 EMI ड्यू हो जाएंगी, तो NPA होने वाला है, तो हम उसको कहेंगे तो 1 EMI जमा करा दे, तेरा अकाउंट NPA होने से बच जाएगा और तेरा अकाउंट SMA 2 में ही रहेगा, है ना। एक एक किस्त करा देगा तो एक डाउन नीचे चला जाएगा, एक नोच नीचे चला जाएगा, जैसे एक किस्त जमा कराएगा। ये कस्टमर के साथ काफी फ्रिक्वेंट करते हैं, जो कि इतना ज्यादा बोझ नहीं दे पाते, इतना ज्यादा पैसा नहीं दे पाते, वो जस्ट इतना ही करते हैं, वो एक किस्त चुकाते रहते हैं और अकाउंट SMA में पड़ा रहता है हमेशा। एक किस्त चुकाते रहते हैं, NPA होने से बच जाते हैं, एक किस्त चुका देते हैं, NPA होने से बच जाता है। तो ये SMA 0, SMA 1, SMA 2 का कंसेप्ट आपके सामने मैंने डिस्कशन किया है। अभी तक किसी भी तरह की कोई समस्या, कोई डाउट है तो पूछो, नहीं डाउट तो आज की कक्षा को मैं यहीं समाप्त करना चाहूंगा। ठीक है, जितना भी अमाउंट होता है वो एक साथ पे करना होता है, या EMI भी दे सकते हैं। NPA होने के बाद जितना भी अमाउंट अगर आपको पे करना है तो वो एक साथ ही देना होगा, EMI में नहीं पे कर सकता। अगर वो उसको NPA से बाहर लाना चाहते हो, तो वन शॉट में अगर NPA से बाहर लाना चाहते हो तो पूरा अमाउंट देना पड़ेगा, नहीं तो थोड़ा थोड़ा करके दोगे, NPA से बाहर नहीं आएगा। सर NPA की फुल फॉर्म क्या होती है? गुड क्वेश्चन बच्चा। NPA का चैप्टर कल से चल रहा है हमारा, कल से चल रहा है, तो प्लीज आप सबसे रिक्वेस्ट यही है कि ये पहली क्लास समझकर इस क्लास को मत देखिए। इस क्लास से पहले बहुत सारी क्लासेस हो चुकी हैं,
उन क्लासेस को पहले देखिए, फिर जाके ये क्लास आपको समझ में आएगी। डायरेक्टली ये क्लास आपको समझ में नहीं आएगी। ठीक है, मैं पहले बहुत बार बोल चुका हूं इस बात को। अगर लोन में देते हैं 3-4 अकाउंट एनपीए हो जाए तो उसके बाद जॉब पे खतरा होगा, क्योंकि प्राइवेट में होता है। जॉब पे खतरा हर एक जगह पे है, ना ही केवल अगर एनपीए अकाउंट आपका हो गए हैं और आपने लोन किए और वो एनपीए हो गए उस केस में है। जॉब में खतरा कई चीजों की वजह से हो सकता है ना। तो अगर आप किसी तरह से बैंक की पॉलिसी के अगेंस्ट काम करोगे, मैं ये नहीं कह रहा कि एनपीए होने की वजह से जॉब में खतरा होगा। अगर आप कोई भी काम बैंक की पॉलिसी के अगेंस्ट करोगे तो उसमें तो ऑब्वियस है बैंक आपको पनिशमेंट तो देगा ही देगा। आप स्कूल में कोई भी काम आप स्कूल के जो रूल्स रेगुलेशंस है उसके अगेंस्ट करते थे तो आपको पनिशमेंट मिलती थी कि नहीं मिलती थी? तो उसमें क्या हो गया? उसमें आपको अगर बैंक ने पनिशमेंट दे दी तो क्या होगा? तो ऑब्वियस होनी भी चाहिए, डर होना भी चाहिए। ऐसे तो हम रूल्स रेगुलेशन को फॉलो ही नहीं करेंगे, हम पॉलिसीज को फॉलो ही नहीं करेंगे। पॉलिसीज को फॉलो करने के लिए रूल्स रेगुलेशन की जरूरत होती है, और रूल्स रेगुलेशन को फॉलो करने के लिए यहाँ पर आपका सजा का प्रावधान हर एक जगह पर होता है। अगर आज की डेट में ये कहा ही ना जाए कि रेप के लिए यहाँ पर सजा मिलेगी, तो आपको पता है फिर क्या होगा? आपको बताया ये हो ही ना कि मर्डर कर दो भाई, कोई सजा नहीं मिलेगी। सजा है, नॉट ओनली इन दी बैंकिंग सेक्टर है। एक हवा बना रखा है बैंक में नौकरी खतरे में, भाई एनपीए होगा खतरे में। वैसे तो तू एनपीए होने क्यों दे रहे हो? अच्छे से उसको एनालाइज क्यों नहीं करते उस लोन को? अच्छे से करो, हर एक चीज आप सेट जो प्रोसीजर है बैंक का फॉलो करो, उसमें कोई कमी ना रहे डॉक्यूमेंट्स पे। अगर कोई कमी नहीं रहेगी डॉक्यूमेंट्स पे, सब कुछ ओके आपने परफेक्टली किया है, एक एक चीज आपने परफेक्टली की है, और ऐसा कोई रीजन नहीं है जिसकी वजह से अकाउंट एनपीए हो गया और बैंक का पैसा डूब सकता है आपके कुछ ऐसे लोन जब आपने किया था उस वक्त आपने वो प्रोसीजर फॉलो नहीं किया, उस वजह से बैंक का अगर पैसा डूब सकता है तो बैंक आपके अगेंस्ट कार्रवाई करेगा, ऑब्वियस है करेगा, और करनी भी चाहिए। अगर आपने पूरा पूरा प्रोसीजर फॉलो किया है अच्छे से और स्टिल वो अकाउंट एनपीए होता है तो फिर वो आपकी मर्जी से नहीं हुआ, वो तो उसने विलफुल किया, वो तो उसने अपनी जानबूझ के उसने किया। उसे बैंक वाला क्या करेगा? फिर उस केस में आपका यहाँ पर जरूरी नहीं है कि आपको कोई सजा हो, क्योंकि आप उसमें साफ साफ निकल जाते हो ना कि भाई इस बैंकर ने तो ये सारा काम सही किया था, तो कस्टमर ने अपनी मर्जी से लोन नहीं दिया, तो फिर उस केस में कोई सजा नहीं। आप अपना काम ईमानदारी से साफ सुथरा एकदम तरीके से करो, कहीं कोई आपको नहीं रोकेगा। टाइम लगता है सिविल सही होने में, इतना आसान नहीं है। 2-4-6 महीने लगते हैं सिविल सही होने में। ठीक है, सेक्योर्ड लोन क्या होता है? जिसमें किसी वक्त अनसेक्योर्ड लोन होता है जिसमें कोई लोन नहीं, मुद्रा होता है, मैं पढ़ाऊंगा मुद्रा। ठीक है, ओके है, क्लियर है? में जाना ही पड़ता है या ये हमारे हाथ में होता है? नहीं, वो आपको बैंक अपनी मर्जी से रखता है, आरबीआई में नहीं देखता। ठीक है, एंड करें क्लास को। अभी तो पढ़ लो यार अच्छे से चीजों को, अभी क्या करोगे प्रिंट आउट निकाल के? बाद में अरेंज कर लेना। चलो, थैंक यू, मिलते हैं फिर कल शाम को 6 बजे क्लास है आपकी। मैं कल सुबह नहीं रहेगी, मिलते हैं कल शाम को 6 बजे। बाय।